जय हिंद एंड हैप्पी होली साथियों। आज होली का पर्व है और उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली होली यानी 2027 में जो होली आएगी उसमें आप सब सरकारी सेवा में होंगे और सरकारी छुट्टियां मना रहे होंगे। तो आज हम शाकंभरी का चौहान वंश और इसके प्रतापी शासक, ये टॉपिक है, इसकी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से मतलब ये सिलेबस में हो चौहान वंश और इसके शासकों का क्वेश्चन नहीं आए, वो भी अच्छा वाला, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको इसे अच्छे से देखना है। और इससे पहले हमने पढ़ा था बीकानेर का राठौड़ वंश, तो एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ज्यादा तो नहीं, नॉर्मली। तो राव बीका से हमने शुरुआत करी थी। राव बीका का कार्यकाल 1465 से 1504 था। ये राव जोधा का पुत्र था बीका, और पिता ने व्यंग्य किया तो ये जंगल प्रदेश आ गए। और करणी माता की कृपा से नवीन राज्य की स्थापना इन्होंने बीकानेर में कर ली। और एक मान्यता और है कि राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर इसे जीता, तो इसका नाम बीकानेर हो गया। बाटी, चौहान, खिंची, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियां जो वहां पे थी, उनकी फूट का लाभ उठाकर अन्य गांवों पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। पुंगल की जो राव शेखा थे पुंगल के, उसकी पुत्री से शादी कर इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया। और 1488 में बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीका ने कर ली और इसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। और राव बीका ने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो मूल मंदिर का निर्माण राव बीखा ने कराया, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर अगला है राव लूणकरण। लूणकरण का शासनकाल 1505 से 1526 है। और राव लूणकरण बीका का छोटा पुत्र था और इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और 1526 में ढोसी का युद्ध हुआ था, जिसमें नारनौल का शासक था अभिमीरा से लड़ता हुआ लूणकरण मारा गया। और बीटू सुजा का ग्रंथ था राव जेत सिरोचंद, इसमें लूणकरण को कलयुग के कर्ण की संज्ञा दी गई है। और एक क्रमचंद वंशोत कीर्तन काव्य नामक ग्रंथ था, जिसमें लूणकरण के दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। और लूण सागर झील का निर्माण राव लूणकरण ने करवाया था। अगला राव जेतसी 1526 से 1541। तो जेतसी ने 1534 में काबुल का एक मुगल शासक था कामरान, जो हुमायूं को भाई था, इसको हराया था राव जेतसी ने। और इस युद्ध का वर्णन बिटू सुजा के ग्रंथ राव जेतसी रोचंद में मिलता है। और बीकानेर पर जब मालदेव का आक्रमण हुआ तो अपने मंत्री नागराज को शेरशाह सूरी की सहायता प्राप्त करने हेतु भेजा, मगर टाइम पे सहायता नहीं मिली। तो 1541 में साहिबा पाहिबा जोधपुर में के युद्ध में राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। फिर अगला है राव कल्याणमल। कल्याणमल का शासनकाल 1541 से 1574 है। कल्याणमल जो खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़ा और गिरिशुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरत की ओर से इसने युद्ध में भाग लिया था। बटनेर के किले पर इसने अधिकार किया। 1570 में जो अकबर का नागौर दरबार था, उसमें इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और ये मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक राय सिंह, दूसरा पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वही दूसरा पुत्र पृथ्वीराज था, जो अकबर का दरबारी कवि बन गया, जिसने बेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना करी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने बात कर रखी है। राय सिंह 1574 से 1612 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 1570 के नागौर दरबार में ये मुगलों की सेना में सम्मिलित हो गया। इसने अकबर के गुजरात अभियान और कांधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। और 1574 में राय सिंह महाराज धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का क्या बन गया, शासक बन गया। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा किले के दरवाजे पर जेमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगवाई थी। और जेमल और फत्ता की मूर्तियां किस मुगल शासक ने आगरा के किले के बाहर लगाई, ये आपको कमेंट करके बताना है। और राय सिंह ने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय भीषण अकाल पड़ा था, हमने बात करी। इससे निपटने के लिए इसने बहुत सारा धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने के कर्ण की संज्ञा दी, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। फिर राव करण सिंह 1631 से 1668 है। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जखड़िया गांव में एक मतीरे की राड़ नाम से एक युद्ध हुआ था 1642-44 में। नागौर का शासक अमर सिंह था, बीकानेर का कर्ण सिंह था, दोनों को मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है। और फिर जब मुगल उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था,
कर्ण सिंह ने किसी की ओर से भाग नहीं लिया। जब लगा कि औरंगजेब जीत सकता है तो उसने अपने पुत्र पद्म सिंह और केसर सिंह को औरंगजेब की सहायता हेतु भेजा। औरंगजेब जब शासक बन गया तो उसकी सेवा में चला गया राव कर्ण सिंह। चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है शुक्ल सप्तशती में कर्ण सिंह को जंगल दर बादशाह कहा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ लिखा और उसका दरबारी विद्वान था गंगानंद मैथिल। तो इसने कर्णाभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा था गंगानंद मैथिल ने। ठीक है साथियों, तो ये हमने कल तक पढ़ रखा था और आज हम आगे बढ़ेंगे शाकंभरी का चौहान वंश। तो आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ रिवीजन ही डिवीजन है। 5 मिनट लगा, 5 मिनट में हमने पूरा पढ़ लिया और पहले हमने ये चीज 22 मिनट में पढ़ी थी। तो रिवीजन आपको जरूर करना है। आप कितना पढ़ रहे हो ये ज्यादा जरूरी नहीं है, आप कितनी बार पढ़ रहे हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। शाकंभरी का चौहान वंश और इसके प्रतापी शासक। देखो, चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई ये एक विवाद का विषय है। वंशावलियां और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना। यानी वंशावलियां और ख्यातियों में पता चलता है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई या अग्निवंश से माना इनकी उत्पत्ति। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना। क्या माना? सूर्यवंशी क्षत्रिय। और अचलेश्वर मंदिर में एक लेख मिलता है जिसमें इसे चंद्रवंशी माना गया है। चौहानों को कई विद्वान ने आर्य भी मानते हैं। कई विद्वान क्या मानते हैं? चौहानों को आर्य भी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानी है। तो इन सब लाइनों से ये पता चलता है कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई, कैसे हुई। मिलान वाला क्वेश्चन आए तो आपको ये कर लेना है। तो वंशावली और ख्यातों ने तो इसको अग्निवंशी माना। ठीक है, ओझा ने सूर्यवंशी क्षत्रिय माना। अचलेश्वर मंदिर लेख में इन्हें चंद्रवंशी माना गया। कई विद्वानों ने आर्य मानकर इन्हें विदेशी भी मानते हैं। और दशरथ शर्मा ने इनकी उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से भी माना है। ठीक है साथियों, तो अब हम आगे बात और करेंगे। 1 मिनट थोड़ा सा, तो ये उत्पत्ति वाला आपको करीब करीब ध्यान में रखना है। फिर आगे देखो, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था। यानी ये पूछ ले, जैसे मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष राव सिया था, हमने पढ़ा था, तो चौहानों का आदि पुरुष पूछ ले तो वासुदेव था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुजर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत। यानी शुरू में चौहान गुजर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। परंतु गुवक प्रथम ने गुजर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। तो गुवक प्रथम था जिसने चौहानों को गुजर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया। सीधा क्वेश्चन आएगा कि चौहानों को गुजर प्रतिहारों की अधीनता से किसने मुक्त करवाया? तो गुवक प्रथम ने, ये चौहान शासक था। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ। यानी गुवक का वंशज था सामंत, जो सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण में पैदा हुआ। फिर है वाघपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक था, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। यानी अधीनता से तो मुक्ति किसने दिलाई? गुवक प्रथम ने। और इसने शक्ति का परिचय किसने दिखाया? वाघपति राज चौहान ने। फिर आगे विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 973 का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। यानी विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख कौन सा लेख करता है? हर्षनाथ लेख, जो 973 का लेख है, जिसमें विग्रहराज द्वितीय की विजय यानी सफलता, जीत का उल्लेख मिलता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। मतलब गुजरात का चालुक्य शासक था मूलराज। मूलराज को किसने हराया? विग्रहराज द्वितीय ने हराया था। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक एक ग्रंथ है जयानक का, जिसमें गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगट यानी शत्रु संहारक मिलती है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2022 में पूछा गया और मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। मेरा चयन भी हुआ था उसमें, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था। और ये क्वेश्चन पूछ रखा है तो आपको ये गलत नहीं करना है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका। क्वेश्चन आ जाए कि गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से किस चौहान शासक ने रोका? तो गोविंद तृतीय ने। ये वही गोविंद तृतीय है जिसकी उपाधि वेरीगट या शत्रु संहारक मिलती है। तो एक बार वापस देखो, बिजोलिया लेख है, ये कहता है मतलब सांबर झील का प्रवर्तक है वासुदेव। ठीक है, ये क्या था? चौहानों का आदि पुरुष। अब पूछ ले सांबर झील का प्रवर्तक कौन है? तो वासुदेव है। चौहानों का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव है। इसका समय 551 के लगभग माना जाता है। फिर अगला है कि प्रारंभ में चौहान किसके सामंत थे? तो प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे।
ठीक है। गुवक प्रथम प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया। पूछ ले, चौहान जो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे उनकी अधीनता से मुक्त किसने करवाया? गुवक प्रथम ने। और इसी का वंश हुआ था सामंत। इसी का वंश कौन था? सामंत। जो सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। सामंत वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ। फिर वाघपति राज चौहान, ये चौहानों का शक्तिशाली शासक था जिसने प्रतिहारों को परास्त कर हरा कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। और विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य भी शक्तिशाली शासक था। 973 का हर्षनाथ लेख विग्रहराज द्वितीय की विजय का उल्लेख करता है। और उसने गुजरात के शासक मूलराज को हराया था। गुजरात के शासक मूलराज को किसने हराया? पूछ ले, विग्रहराज द्वितीय ने। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ या शत्रु सारक मिलती है। ये भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना। फरिश्ता क्या कहता है? गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोक दिया था। फिर आगे देखो आप अजय राज। अब हम बात करेंगे अजय राज की बात। अजय राज का टाइमिंग है 1105 से 1133। अजय राज जो 1105 में शासक बना था। अजय राज कब शासक बना? 1105 में शासक बना। इस वंश का एक प्रतापी शासक था अजय राज। 1113 में इसने अजमेर नगर बसाया तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय दम्भ कहलाए। यहाँ तक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना सबसे पहले कि अजय राज का जन्म किया शासनकाल 1105 से 1133 और ये 1105 में शासक बना अजय राज। और इस वंश का प्रतापी शासक था। वैसे सभी प्रतापी शासक थे करीब करीब, तो ये आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, खाली यही ध्यान में रखना अजय राज शासक कब बना? 1105 में। 1113 में इसने अजमेर यानी अजमेर नगर बसाया, जो जहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, जहाँ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी है। इसने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रव्य कहलाए। सीधे पूछ रहे अजय राज ने कौन से सिक्के चलाए? अजय प्रिय द्रव्य सिक्के चलाए थे, चांदी और तांबे के। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। आप पूछ ले अजय राज की रानी का नाम क्या था? सोमलवती। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि कुछ मुद्राओं पर उसका नाम अंकित मिलता है। अजय राज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। मतलब अजय राज खुद तो शैव मत को मानने वाला था, लेकिन अन्य धर्म को भी ये मतलब प्रोत्साहन दे रहा था, और मतलब ये कट्टर नहीं था। कुल मिला के सबका साथ सबके विकास वाली बात है, तो ये शैव था। कुल मिला के आपको ध्यान ही रखना है। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर में स्वर्ण कलश प्रदान किया था। मतलब जो शासक खुद शैव होते हुए जैनों को भी इसने मतलब ये क्या बोलते हैं, जैनों को भी मंदिर बनाने की परमिशन दी थी। ये आपको थोड़ा ध्यान वापस देखो एक बार आप। अजय राज यानी अजय राज खुद शैव था। क्या था? शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन उसने दूसरे धर्म के लोगों को भी आश्रय दिया। यानी यह है ना कि जैन एवं वैष्णव धर्मावलंबियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा। यानी उसने नए नगर यानी अजमेर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी। जैनों को बोला भी आप मंदिर बना सकते। खुद शैव धर्म को मानने वाला था। और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा चौहान शासक जो शैव होते हुए भी उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को आश्रय दिया या उनको सम्मान दिया? तो अजय राज था। ठीक है। आप पूछ ले पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किस चौहान शासक ने किया? तो अजय राज ने। याद रह जाएगा। जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति, अजमेर में मंदिर बनाने की अनुमति किसने दी? पूछ ले तो अजय राज। कुल मिला के अजय राज का टाइमिंग है 1105 से 1133। 1105 से 1133 इसकी टाइमिंग है। और 1105 में अजय राज क्या बना? शासक बना। और इस वंश का प्रतापी शासक था। 1133 में इसने अजमेर नगर बसाया, चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रव्य सिक्के कहलाए। और इसकी रानी का नाम सोमलवती नाम था। और कुछ मुद्राओं पर इसका नाम भी मिलता है। खुद शैव धर्म को मानने वाला था, लेकिन एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णवों को सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने अजमेर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। किसने? अजय राज ने। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अरुणोराज। तो अरुणोराज के बारे में सबसे पहले आपको उसका शासनकाल ध्यान में रखना है। 1133 से 1155। अरुणराज का शासनकाल 1133 से 1155। अरुणराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया। अरुणराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को हराया।
मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से खुद हार गया। मतलब इसने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को तो हरा दिया, लेकिन गुजरात का शासक था कुमारपाल चालुक्य, उससे अर्णोराज की हार हुई। इसने अजमेर में अना सागर झील एवं पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना तो अजय राज ने करी। तो अजमेर में अना सागर झील, जो आज भी बहुत बड़ी झील है, आप अजमेर जाओ तो आपको ये झील देखनी चाहिए। तो अना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। और पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण पूछ ले तो ये भी किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज भी शैव था, अजयराज शैव था तो अर्णोराज भी क्या था? शैव था। किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। ये दोनों की विशेषता कॉमन है, अजयराज और अर्णोराज की। उसने अजमेर में खतर गज के अनुयायियों के लिए भूमिदान किया। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, अजमेर में खतर गज के अनुयायियों के लिए भूमिदान किसने की? तो अर्णोराज ने। अब पूछ लोग यार ये खतर गज बताने कहाँ था, क्वेश्चन आगे एग्जाम में, तो आपको मैंने पहले ही एक बात कही है, इस किताब की एक एक लाइन, एक एक कोमा, एक एक फुल स्टॉप इंपॉर्टेंट है। तो खतरगज के अनुयायियों के लिए भूमिदान किसने किया? अर्णोराज ने। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे। मतलब देवबोध और धर्मघोष अर्णोराज के टाइम के प्रकांड क्या थे? विद्वान थे, जिनको उसने सम्मानित किया। क्वेश्चन आएगा, देवबोध और धर्मघोष किसके समय के विद्वान थे? अर्णोराज के समय के। देवबोध और धर्मघोष को किसने सम्मानित किया? अर्णोराज ने। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय, यानी यह था ना कुमारपाल चालुक्य गुजरात का, चालुक्यों के हाथों से पराजय से उसे कुछ मान हानि उठानी पड़ी। मतलब ये हारा तो मान हानि तो हुई है, फिर भी गजनवियों को परास्त कर उसने मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। मतलब ये गुजरात के चालुक्यों से तो हार गया, मान हानि हुई, लेकिन फिर भी इसने एक तो गजनवियों को हरा दिया और मालवा हरियाणा अभियान का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। मतलब इनसे विजय होगी। भाई जो योद्धा होगा, जो शासक होगा, कई बार हमें हारना भी पड़ता है, वो बात नहीं है। ठीक है, तो एक बार अर्णोराज के बारे में हम शॉर्ट में वापस देख लेते हैं। तो अर्णोराज का सबसे पहले टाइमिंग 1133 से 55, इसने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को हराया, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से खुद हार गया। अजमेर में अना सागर झील, पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। और खुद शैव था, लेकिन अन्य धर्मावलंबियों के प्रति भी सहिष्णुता की भावना थी। अजमेर में खतरगज के अनुयायियों के लिए भूमिदान किया। देवबोध और धर्मघोष इसके समय के प्रकांड विद्वान थे, जिनको उसने सम्मानित किया। वैसे तो ये खुद चालुक्यों से हार गया था, लेकिन फिर भी इसने गजनवियों और मालवा हरियाणा अभियानों का नेतृत्व को उसने अपने वंश के प्रभुत्व को घटने नहीं दिया। गजनवियों को हराया, मालवा और हरियाणा अभियान का क्या किया? इसने नेतृत्व किया। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। कि अगला शासक है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का टाइमिंग है 1158 से 1163। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है कि तोमर वंश को हराने वाला चौहान शासक कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ। यानी दिल्ली पर अधिकार किसने किया? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसको हराकर? तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया विग्रहराज चतुर्थ ने। ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ ले, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया। इसने गजनी का शासक था खुसरू शाह, उसको भी हराया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। अब ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को दी जाती है? तो विग्रहराज चतुर्थ को। किसने दी? जयानक भट्ट ने। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। अब विग्रहराज ने तो हरिकेली नामक एक नाटक लिखा। कौन सा नाटक? हरिकेली। और इसका दरबारी विद्वान था कौन? सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना करी। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। यानी अजमेर में इसने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखवाई थी। ये पूछ ले, अजमेर में संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई? विग्रहराज चतुर्थ ने। उस पर कौन से नाटक की पंक्तियां खुदवाई? हरिकेली नाटक की। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर, किसे? संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाई। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़कर वहां 2.5 दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद बनवाई, जो आज भी मौजूद है। विग्रहराज ने बिशलपुर बसाकर वहां बिशलपुर झील भी बनवाई। विग्रहराज ने बिशलपुर नामक एक शहर बसाया और वहां पर बिशलपुर झील भी बनवाई थी।
विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में दो डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं दशरथ शर्मा जी, कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेना अध्यक्ष के साथ साथ वे एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि, सूझबूझ निर्माता था। अब ये सीधा क्वेश्चन आ जाए कि दशरथ शर्मा ने ये किसके बारे में कहा, तो ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा। पृथ्वीराज विजय का लेखक यानी जया ने क्या लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता ही नहीं थी। अब देखो ये लिख रहा है, जयनक लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि क्या होगी, निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रही। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता है। ये सोमदेव था जिसने ललित विग्रहराज नामक एक नाटक लिखा था। ये क्या कह रहा है कि विग्रहराज वीरों में नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी था। ठीक है, ये केवल उसकी मिथ्य प्रशंसा नहीं है, केवल हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलो मतलब ये कह रहा है कि ये खाली ऐसी प्रशंसा नहीं है। कौन कह रहा है, सोमदेव कह रहा है कि केवल हरिकेली इसका नाटक था, उससे उसकी योग्यता आंकी जा सकती है कि ये कैसा विद्वान था। किलहोर्न, ये क्वेश्चन एक बार किसी एग्जाम आया था कि किलहोर्न ने उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वे उन हिंदी शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि कौन सा चौहान शासक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था, तो विग्रहराज चतुर्थ था। ऐसा किसने कहा, किलहोर्न, किसने कहा, किलहोर्न। ठीक है, विग्रहराज का समय सपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल था, यानी विग्रहराज का टाइम सपाद लक्ष्य का क्या था, स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड था। विग्रहराज चतुर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक है। तो एक बार आप और देख लो इसको, इनका समय है 1158 से 1163। इसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था, आपको ध्यान में रखना है। फिर ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा, इसने गजनी के शासक खुसरू शाह को हराया। फिर अगला है, जयनक बट था, उसने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी। ठीक है, फिर विग्रहराज ने हरिकेली नामक नाटक लिखा, ये भी ध्यान में रखना है। फिर इसका दरबार विद्वान था सोमदेव, जिसने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना करी। और अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया और उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी। अब पूछ लें, संस्कृत पाठशाला किसने तोड़वाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोमरा नामक एक मस्जिद बनवाई। विग्रहराज ने बिशनपुर बसाया और वहां पर बिशनपुर झील भी बनवाई। फिर इसकी प्रशंसा में कुछ लिखा गया है। दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि एक सेना अध्यक्ष के साथ साथ एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। फिर पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयनक, उसने विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो लिखा कि कवि बांधव की उपाधि अब क्या हो गई, निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रही। फिर सोमदेव था ललित विग्रहराज नाटक का रचयिता, उसने क्या लिखा कि विग्रहराज को वीरों में नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। कौन, सोमदेव। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, खाली अगर आपको देखना है तो इसके हरिकेली नाटक था ना, उससे उसकी योग्यता आंकी जा सकती है, ये मानना है सोमदेव का। किलहोर्न क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है, ये किलहोर्न का मानना है। विग्रहराज का समय सपाद लक्ष्य का स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड कहलाता है। फिर अगला है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान को कौन नहीं जानता, मेरे हिसाब से सब जानते हैं। तो इनकी टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है, 1177 से 1192। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बने। अपने माता के संरक्षक, इसकी माता कर्पूरी देवी इनकी संरक्षक थी। ठीक है, माता का नाम कई बार पूछा जाता है तो इसलिए मैं बता देता हूँ, कर्पूर देवी या कर्पूरी देवी भी आता है कहीं कहीं। तो 1177 से 1192 इनका शासनकाल है। तो चौहानों में सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं और 11 साल की उम्र में ये शासक बन गए। 1182 में इसने सतलज प्रदेश के बंडानकों को परास्त किया। यानी 1182 में इसने सतलज प्रदेश के बंडानक थे, जाति थी बंडानक, उनको हराया। किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने। इसी वर्ष उसने महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया, और महोबा का चंदेल शासक था परमर्दी देव चंदेल, इसको हराया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। जिसमें प्रसिद्ध वीर आला और उदल लड़ते हुए मारे गए। और इसमें प्रसिद्ध वीर थे उनके आला और उदल, किसके, परमर्दी देव चंदेल के, जो मारे गए थे। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गेढ़वाल शासक जयचंद को भी परास्त किया, और बाद में पृथ्वीराज ने कन्नौज के गेढ़वाल वंश का शासक था जयचंद, उसको भी हराया। जयचंद को किसने हराया, पृथ्वीराज चौहान ने। एवं
स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। जयचंद की बेटी थी संयोगिता, उसका अपहरण कर उससे क्या कर ली, शादी कर ली पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, तो उसने गौरी को पराजित किया। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया, मगर 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में वे मोहम्मद गौरी से खुद हार गया, जिससे चौहान राज्यों का पतन हुआ और भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। तो कुल मिला के ये चीजें आपको पृथ्वीराज के बारे में ध्यान में रखनी है, ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है। बाकी तो ठीक है, एक विषय वस्तु को जमाने के लिए होती है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन करीब करीब आ जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विजय अनुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता कौन था, जयानक। और पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रवरदायी उसके दरबार की शोभा बढ़ाते। तो इसके दरबारी थे जयानक जिसने पृथ्वीराज विजय लिखा, और एक था चंद्रवरदायी जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल 1177 से 1192। तो ये सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज तृतीय शासक बना। 1182 में इसने भंडारकों को हराया, और 1182 में इसने महोबा के चंदोल शासक परमर्दी देव को हराया, जिसमें उसके वीर सेनापति थे आला और उदल, जो लड़ते हुए मारे गए। बाद में इसने कन्नौज का गेड़वाल शासक था जयचंद, उसको हराया, और सोमवार ने संयोगिता से इसने शादी कर ली। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें इसने गौरी को हराया। लेकिन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में वे मोहम्मद गौरी से खुद हार गया पृथ्वीराज। कहीं मोहम्मद भी आता है, कहीं मोहम्मद भी आता है, दोनों ध्यान में रखना है। जैसे चौहान राज्य का पतन हुआ, भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। पूछ ले, भारत में तुर्की शासन की नींव कौन से युद्ध के बाद पड़ी, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में। पृथ्वीराज तृतीय वीर, विद्या अनुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, और पृथ्वीराज रासों का लेखक जैनचंद पृथ्वीराज तृतीय की दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अब देखो संयोगिता स्वयंवर की कथा के बारे में हम एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या है। वैसे तो आगे जयचंद की पुत्र थी संयोगिता, जिससे स्वयंवर किया था किसने, पृथ्वीराज तृतीय ने। कन्नौज के शासक जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया। अब कह रहे हैं कन्नौज का शासक था जयचंद, जिसने राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया। तो राजसूय यज्ञ किया और अपनी पुत्री संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया किसने, जयचंद ने। जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन इस स्वयंवर में उसने पृथ्वीराज तृतीय को छोड़ दिया, बाकी सब राजाओं को आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। अब क्या पृथ्वीराज को बुलाया नहीं, उसे अपमानित करने के लिए जो स्वयंवर का स्थल था उसके बाहर द्वारपाल के रूप में, यानी जो द्वारपाल दरवाजे पर खड़ा होता है उसके रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को ना पाकर वे मन ही मन बड़ी दुखी थी, किंतु जब वे दरवाजे तक पहुंची, द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई। मतलब ये संयोगिता जब सब राजाओं को देखते देखते गई, पृथ्वीराज कहीं नहीं दिखे, तो वो दुखी हुई, और लास्ट में दरवाजे तक पहुंची तो उसकी द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था, मतलब जो मूर्ति थी पृथ्वीराज की उसमें माला डाल दी किसने, संयोगिता ने। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया, और इसने इसका वर्णन कर लिया। चौहान सैनिकों ने गेड़ वालों को उसका पीछा करने से रोका। तो चौहान सैनिक थे, उसने गेड़ वालों को पृथ्वीराज का पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से क्या कर लिया, विवाह कर लिया। पर इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई। मतलब पहले शत्रुता थी, लेकिन अपहरण कर लिया तो और ज्यादा शत्रुता बढ़ गई। अब इस कहानी में की ऐतिहासिकता क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। वैसे यहाँ से क्वेश्चन तो कम ही आते हैं, और RS मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी नहीं पूछा जाता है। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है, यानी यह कथा सही है या ऐतिहासिक है, इसके बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं। ओझा कह रहे हैं ये कपोल कल्पना है। अगर ऐसा सच में हुआ होता तो उस टाइम के जो ग्रंथ थे, प्रबंध कोश था, हमीर महाकाव्य था, पृथ्वीराज प्रबंध था, प्रबंध चिंतामणि था, इस ग्रंथों में इस घटना का वर्णन जरूर मिलता है। लेकिन रोमिला थापर और डॉक्टर RS त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना। अब देखो ओझा, एक तो ओझा ने सही नहीं माना, एक रोमिला थापर और RS त्रिपाठी ने इस घटना को सही नहीं माना। समकालीन
फारसी तारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता। समकालीन जो फारसी तारीखें मिलती है, फारसी ग्रंथ मिलते हैं, उसमें भी इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया। लेकिन अबुल फजल जिसने संयोगिता सोमवार वाली घटना का वर्णन जरूर किया, बाकी कहीं नहीं मिलता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने सारी घटना को काल्पनिक मान लिया जाए, ये उचित नहीं है। अब कह रहे हैं दशरथ शर्मा, क्या कह रहे हैं, हमीर महाकाव्य है, रंभा मंजरी, इसमें ढेर सारी गलतियां हैं, लेकिन इसमें अगर वर्णन नहीं मिल रहा है तो इसे काल्पनिक मान लिया जाए, ये उचित नहीं है। हो सकता है उन्होंने जिक्र नहीं किया हो, है ना। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है। किसने, दशरथ शर्मा ने क्या कहा, उन्होंने घटना की सत्यता यानी इनको सत्य माना है, तो अबुल फजल ने और दशरथ शर्मा ने कि प्रेम जीवन का अंग है, वे सत्य एवं वास्तविक है, अतः ये घटना घटी हो कोई आश्चर्य नहीं है। ये घटना घट सकती है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। डॉक्टर सीवी वेद, गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया। अब देखो, एक अबुल फजल ने इस घटना को स्वीकार किया, दूसरा किसने किया, दशरथ शर्मा ने इस घटना को स्वीकार किया, फिर सीवी वेद, फिर गोपीनाथ शर्मा। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कि संयोगिता सोमवार वाली घटना को सत्य कौन कौन मानते हैं या कौन नहीं मानते। अबुल फजल, दशरथ शर्मा, सीवी वेद, गोपीनाथ शर्मा, एक ऊपर वाला नाम दे देंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इसे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। तो कुल मिला के आपको ध्यान में रखना है, अबुल फजल, दशरथ शर्मा, सीवी वेद और गोपीनाथ शर्मा ने इसे सत्य माना है, ठीक है। तो ओझा ने इसे सत्य नहीं माना है, रोमिला थापर ने भी इसे सही नहीं माना है, डॉक्टर RS त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है, और समकालीन जो फारसी तारीखें मिलती हैं उसमें भी इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है साथियों, तो हमने शाकंभरी के चौहान थे उनके बारे में पढ़ा, तो आपको ये बार बार पढ़ना है, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपका रिवीजन होगा, और रिवीजन होगा चीजें दिमाग में फिक्स होगी, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आपको एक मतलब एक बार नहीं पढ़ गया, 50 बार पढ़ना है, तब चीजें आपके कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रणथंभौर के चौहान शासकों के साथ। जय हिंद, जय भारत।